विपक्षी दलों के साथ सोनिया गांधी की वर्चुअल बैठक जारी। सोनिया ने कहा सभी को मिलकर साथ लड़ना होगा। ममता बनर्जी ने आपसी मनमुटाव दूर कर सरकार के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात कही। पीएम मोदी का आतंकवाद पर करारा प्रहार, कहा आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर को 4 योजनाओं की सौगात दी। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, 4 गिरफ्तार, 10 संदिग्धों के खिलाफ राजद्रोह और अशांति फैलाने का मामला दर्ज। यूपी चुनाव से पहले बड़ा सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी। 23 अगस्त से 2 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। जायडस कैडिला वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी। बच्चों को भी लगाई जा सकेगी वैक्सीन। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो क्लास है जहां सबकी क्लास लगती है और खबरों की पूरी गहराई में आपको लेकर जाता हूं। आज पाठशाला में क्या है, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं बिना वक्त गवाए। पाठशाला में अफगानिस्तान की बर्बादी का सीक्रेट चैप्टर खोलने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन जो कहानी पीछे चली वो आपको कोई नहीं बता रहा। तो बर्बादी का सीक्रेट चैप्टर आज खोलेंगे इस पाठशाला में। सीक्रेट डील से एक देश को बर्बाद करने वालों की क्लास लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा वो करके निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा और कोई चर्चा नहीं करेगा। ऐसा होगा नहीं। हिस्ट्री की क्लास में सोमनाथ मंदिर का चैप्टर खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि वहां के लिए आज का दिन कितना खास था और क्यों देश के लिए खास था। और फिर टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको लेकर चलूंगा, जहां आपका हर काम कर देने वाला, वो सारे काम जो आपको लगता है कौन करे यार, वो करने वाला रोबोट आपके लिए आने वाला। उस रोबोट से आपको मिलवाऊंगा टेक्नोलॉजी की क्लास में। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान के चैप्टर से। न्यूज की पाठशाला में आज सबसे पहले काबुल को बर्बाद करने वालों की क्लास लगाऊंगा। काबुल को खून के आंसू रुलाने वालों की क्लास लगेगी। आप सोच सकते हैं क्या कि वहां स्थिति क्या हो गई है। अपने बच्चे तक को बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए जरा गौर से कि अपने बच्चे को बचाने के लिए यहां पर क्या किया जा रहा है, इसको देखिए। और अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो आपको नजर आ रहा है, एक बच्चा, एक मां अपने बच्चे को ऊपर जो फोर्सेस हैं उनको दे रही है। यह तस्वीर आप देखिए, ये यहां पर उनका बच्चा है, बिल्कुल दूधमुआ बच्चा। और मां जो है वो कोशिश कर रही है कि मैं बचूं ना बचूं, कम से कम दीवार के उस पार एयरपोर्ट है जहां पर अमेरिकी सैनिक हैं, वहां मेरा बच्चा चला जाए और वो बच जाए। क्योंकि दीवार के इस तरफ तो भीड़ है, सबको उधर जाना है, तालिबान से बचना है, भाग जाना है। और मां को डर है कि बच्चे को तालिबान छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसको लगता है किसी तरीके से उसको बच्चे को तो निकाल दो आप। और वो जो सैनिक है वो यूं बच्चे को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। यानी अगर आप सोचिए, अगर आपसे कोई कहे कि जन्नत और जहन्नुम का फर्क क्या होता है, तो वो फर्क आपको इस दीवार के इधर और उधर में नजर आ जाएगा। इधर ऐसा जहन्नुम है कि मां को लगता है बच्चा जन्नत में चला जाए, भले मैं रहूं ना रहूं, मेरा बच्चा बचना चाहिए। और ये दर्द देने वाले कौन से लोग हैं आज आपको वो बताऊंगा। वो सीक्रेट चैप्टर खुलेगा आज। काबुल एयरपोर्ट पर दर्द की हजारों कहानियां हैं। दीवार के पार जिंदगी है, नहीं तो जहन्नुम है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये आपको इस तस्वीर में दिखेगा कि कैसे यहां पर भी महिलाएं जो हैं वो कूद कूद कर किसी तरीके से एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएं, इसकी कोशिश कर रही हैं। किस तरीके से अंदर जा रही हैं, दीवार फांद कर। इनको लगता है ये जिंदगी की दीवार है, उधर फांद कर गए तो जिंदगी है, नहीं गए तो इस भीड़ के पीछे कौन है। ये बच्ची को देखिए कैसे उठाकर ले जाया जा रहा है। इस बच्ची को आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को उठाओ और ले जाओ, भाई कोई बचा लो मेरे बच्चों को। ये इस वक्त अफगानिस्तान का दर्द है। काबुल पर तालिबान का राज है और सिर्फ एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना है, और यहां अमेरिकी सेना की इजाजत के बिना एंट्री नहीं होती। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कई लोगों को लग रहा होगा कि आखिर
क्या स्थिति है ऐसी कि क्यों ये लोग जो है इस तरीके से भाग रहे हैं, या घर से निकले तो एयरपोर्ट चले जाए। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका घर है, एक छोटा सा आपका घर बना हुआ है और ये अफगानिस्तान के अंदर है। मान लीजिए आप काबुल में हैं, काबुल में आपका घर है और यहां पर मान लीजिए कि एक बड़ी सी इमारत है जिसमें एयरपोर्ट चल रहा है। ये एयरपोर्ट है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इसमें भावनाओं को समझिए, ड्राइंग पे मत जाइए। अब ये रास्ता है जो आपको सीधे एयरपोर्ट पहुंचा देता है, यानी यहां से बस निकलना है घर से और एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन काबुल में ये लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है, यहां बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यहां बैरिकेड्स लगे हैं, यहां बैरिकेड्स लगे। और ये बैरिकेड्स किसने लगाए? ये तालिबान के बैरिकेड्स हैं। तालिबानी लोग यहां खड़े हैं और उनके हाथ में जो जो एक एक खड़ा है, दो दो खड़े हैं, उनके हाथ में एक एक बंदूक है। यहां खड़ा है, यहां खड़ा है। आप घर से निकल के जा नहीं सकते। अपने देश के अंदर आपका अपना घर, आपके अपने एयरपोर्ट पर जाने के लिए यूं खतरा है, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे वैसी हालत है कि ये तालिबानी सैनिक यहां खड़े हैं और कभी भी निकले और ठोक दिया, वैसी हालत है। और आपको बचा कौन रहा है? एयरपोर्ट पे दूसरे देश के सैनिक है जो आपको बचा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना किसी सरकार के लिए, किसी देश के लिए, किसी देश के नागरिक के लिए क्या होगी? ये देखिए कैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट के बाहर कई दिनों से डटे हुए हैं। ये जो इस देश में कई लोग कहीं भी तंबू लगाकर बैठ जाते हैं आजादी लेने के नाम पर, विरोध के नाम पर, वो देखें कि जब बैठने की नौबत आती है तो क्या होता है, कैसे लोग तड़पते हैं। और यहां देश में जिसको जहां मौका मिला वहीं बैठ जाते हैं। खैर, हम अभी उस पर नहीं जाएंगे। हम अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां चलने की बात आम हो गई है। एयरपोर्ट के बाहर तैनात तालिबानी लड़ाके जब चाहें गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे पिचकारी से खेलते हैं वैसे वो बंदूकों से खेलते हैं। कभी हवा में चला रहे हैं, कभी काबुल छोड़कर जाने वाले लोगों को गोली मार देते हैं। यह हालत हो रखी है इस वक्त। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग जो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं वो कौन लोग होंगे भाई? क्यों भाग रहे हैं? जबकि यहां तो कुछ लोग कह रहे हैं तालिबान को सलाम ठोको, कितने अच्छे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो वहां से जा रहे हैं जिन्होंने खून पसीने से एक पीढ़ी को पाला है, इस देश को बनाया है, खड़ा किया है, सब कुछ अपना दांव पर लगाया कि काबुल खड़ा हो, अफगानिस्तान खड़ा हो। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, डिप्लोमैट्स हैं, प्लेयर्स हैं। और ये सब आज वहां से भाग जाना चाहते हैं क्योंकि वहां तालिबान नाम का कोई आया है। और इस लड़के को देखिए, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में का हेडक्वार्टर जो है वो बाद में दिखाऊंगा। पहले काबुल से उड़ान भरते अमेरिका के मिलिट्री प्लेन की आपने तस्वीर देखी थी, उसको लगा दीजिए, कोई बात नहीं, अगर वो नाम गलत लिखा है कोई बात नहीं। हम आपको पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको दिखाता हूं अमेरिकी जहाज जब उड़ रहा था और आपने वो विजुअल देखे थे कि उसमें से 2 लोग गिर रहे थे। उसमें 19 साल का फुटबॉल प्लेयर भी था। उसकी फोटो डालिए ना, कोई बात नहीं, नीचे टेक्स्ट गलत लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोटो डाल दीजिए। उसका नाम है जकी अनवरी। ये है जकी अनवरी। और उस दिन जो लोग ऊपर से गिरे थे 2 लोग, उनमें ये जकी अनवरी 19 साल का ये लड़का भी था, फुटबॉल टीम में था। और जब दोहा पहुंचा वो प्लेन, तो इसके शरीर के कुछ हिस्से प्लेन के पहिए में फंसे हुए थे। इसका जवाब, इसकी मौत का जवाब कौन देगा? और ये कोई गैर पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, लेकिन सोचिए भागने के लिए कैसी जद्दोजहद रही होगी कि वहां से प्लेन के पहिए पर लटक कर चला गया। जिसने सपने देखे होंगे कि प्लेन आएगा, मैं उसमें बैठकर अफगानिस्तान की टीम के लिए खेलने, फुटबॉल खेलने जाऊंगा, वो प्लेन के पहिए में लटक कर चला गया। यह अफगानिस्तान का दर्द है। और एक दिन सब चला जाएगा, किसने सोचा था? वहां पर ये सिरफिरे लोग आएंगे और चलाएंगे देश को, ये किसने सोचा था? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में तालिबानी घुस गए हैं और वहां पर वो अपना खेल चला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि तालिबान का मूड चेंज हो गया है। अब आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, इसको देखिए। अभी आऊंगा उन पर कि किन लोगों ने ये पूरी साजिश रची, वो आऊंगा। लेकिन पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इस तालिबान को महान बताने वालों को भी आपको पहचानना चाहिए। इसके आगे की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये जो पुलिस वाला है, इसको गोली मार दी गई। बदगिस प्रांत के पुलिस चीफ हाजी मुल्ला की तस्वीर थी। तालिबानियों ने इनके हाथ बांध दिए, आंख पर पट्टी बांध दी और उसके बाद गोली मार दी। तड़ तड़ तड़। अगर ऑडियो सुना सकते हैं तो कम से कम वो सुनाइए, लोगों को समझ में आएगा कि कैसे पटाखे की तरह छूट रहा है।
ये जो आप आवाज सुन रहे थे, ये गोली चली और उसके बाद मार कर जाने के बाद दोबारा लौट कर आए और देखने की कोशिश की कि कहीं जिंदा तो नहीं बचा हुआ है। ये जो आवाज सुन रहे हैं, ये गोलियों की आवाज थी। तालिबान की सच्चाई छुपाने की जो कोशिश हो रही है, उसकी वो छुपेगी। ऐसी चीजें छुपती हैं। अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल की एंकर शबनम दावरान अब वो दफ्तर गई। कहा गया कि लड़कियों घर जाओ, तुम पढ़ोगी न्यूज, घर जाओ। ये महिला जो है इनको घर भेज दिया और यहां प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, एक फोटो डालकर कि हम तो महिलाओं से भी न्यूज पढ़वाना चाहते हैं, तो इनको क्यों भेज दिया वापस। पर ये तस्वीरें आपको इसलिए दिखाएं कि आपको समझ में आए कि ये दर्द जो है वो किस कदर है, कितना ऊपर जा चुका है, कितना गहरा हो चुका है, और ये दर्द देने वाले कौन है। आपको स्क्रिप्ट राइटर्स बताता हूं कि इस दर्द के पीछे के स्क्रिप्ट राइटर कौन है, और इसमें 3 स्क्रिप्ट राइटर हैं। तालिबान तो आपको नजर आता है, लेकिन जो दूसरे और तीसरे नंबर के स्क्रिप्ट राइटर हैं जो आपको नजर नहीं आते हैं, अब आपके सामने वो रखता हूं। एक है अमेरिका, और ये क्यों कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड है, इसकी तस्वीर क्या है वो आपको बताऊंगा। और अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति थे और भाग गए, ये सारी डील कैसे हुई, इनके बीच कैसा गठजोड़ बना अमेरिका और अशरफ गनी के बीच, और फिर यहां से तालिबान के बीच, वो आज आपको दिखाता हूं। अशरफ गनी का रोल आपको पहले बताता हूं। ये भाई अशरफ गनी जो है, ये भाग गए, जो राष्ट्रपति थे, और आपको लग रहा होगा कि ठीक है वहां हालात ऐसे हो गए इसलिए भाग गए, और भागकर कहां गए, यूएई चले गए। यूएई में जाकर भाई बैठे हुए और वहां से सफाई दे रहे हैं कि वो रुकते तो काबुल तबाह हो जाता, खून खराबा हो जाता, इसलिए बेहतर था कि वो हट जाएं। किसको मूर्ख बना रहे भाई साहब आप? हाँ, राष्ट्रपति बने थे और खून खराबा हो गया इसलिए आप भाग गए। आपको तो खून खराबा होना था तो लास्ट बूंद तक लड़ना था। अभी कौन सा खून खराबा नहीं हो रहा आपके हटने से वहां पर। लेकिन हैरानी की बात नहीं है यह कि भाग गए वो, क्योंकि सीक्रेट डील हुई। और ये अशरफ गनी पर शक क्यों जाता है, अब आपको वो बताता हूं। जून के महीने में, जून का महीना, अभी से सोचिए करीब 2 महीने पहले, रक्षा मंत्री जो थे अफगानिस्तान के और जो गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, दोनों को अशरफ गनी ने हटा दिया। क्यों भाई? 2 महीने पहले तुमको ख्वाब आया कि इनको हटा देना चाहिए। अच्छा, जून के ही महीने में आर्मी चीफ को हटा दिया। इतने इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे लोगों को, जिनका सीधा रोल हो सकता था, जो इतने दिन से संभाले हुए थे, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और आर्मी चीफ, तीनों को जून में हटा दिया। और वो भी तब जब यह पता लगने लगा था कि अमेरिका यहां से जाएगा। अच्छा, फिर क्या किया? अगस्त में, अगस्त का महीना जब आया तो अगस्त के महीने में नया चीफ बना दिया, आर्मी चीफ। क्यों भाई? आपको क्यों जरूरत पड़ी नए आर्मी चीफ की, जब पिछले में सब ठीक चल रहा था? जून में जिसको बनाया, पहले आर्मी चीफ को जून में हटाया, फिर अगस्त में उसको भी हटा दिया और फिर नया बना दिया। यहां तालिबान अंदर घुस रहा था और आप जो है बैठाओ हटाओ बैठाओ हटाओ खेल रहे थे। अच्छा, इसी दौरान 6 कोर कमांडर इधर से उधर कर दिए। ये आपको सुनकर नहीं लग रहा है कि ये बहुत अजीब सी बात है कि एक वक्त में जब राष्ट्रपति को बिल्कुल सामने संकट खड़ा है, लड़ाई चल रही है, उसको वहां पर डटकर खड़े रहना चाहिए, वो इधर से इसको उधर करो, उधर से उधर करो खेल रहा है। मार्च से लेकर अगस्त तक, ये जो महीना चल रहा था, मार्च से अगस्त के बीच में, अशरफ गनी जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 बार गृह मंत्री बदल दिया। सोचिए, किसी देश में 2-2 बार गृह मंत्री बदल जाए, वहां की इंटरनल सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। ये सब मामूली बात नहीं है, इस पर सोचिए, अब ध्यान दीजिए कि ये सब कैसे तार जुड़ते हैं। जो कहते हैं ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्रोनोलॉजी आज आपको अफगानिस्तान की समझा रहा हूं। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि अशरफ गनी के रोल के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अप्रैल में जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि 31 अगस्त तक अमेरिकी फौज वहां से निकल जाएगी। इसके बाद से तालिबान के हमले तेज हो गए और अफगान सेना भी घुटने टेकने लगी। उन्हें सरकार से सपोर्ट मिलना बंद हो गया था। यानी जो अफगान सेना है, जिसके बूते अफगानिस्तान को बचाना था, उस अफगान सेना को सपोर्ट नहीं मिल रहा था सरकार की तरफ से। यानी जो
इधर से उधर ट्रांसफर चल रहा था, उस बीच अपनी ही सेना को अशरफ गनी कमजोर कर रहे थे। सैलरी, अफगानी सैनिकों की सैलरी महीनों से रोक दी, नो सैलरी, महीनों से सैलरी रुकी हुई थी इनकी। कैसे? अमेरिका तो इतना कुछ छोड़कर गया, इतना पैसा देकर गया, आप पर आरोप लगता है कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल कर और गाड़ियों में भरकर ले गए, और उन सैनिकों को जिनको लड़ना था उनको पैसा देने के लिए सैलरी नहीं थी, आप सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था आपके पास। दूर दराज के जो इलाके थे जहां पर आपको दूर दराज के इलाके जहां पर आपको लगता था कि भाई तालिबान से लड़ाई लड़नी होगी, वहां राशन की सप्लाई रोक दी, हथियार की सप्लाई रोक दी। ये बताइए, आप मुझे खुद बताइए, ये सब सुनकर आपको कहीं से लग रहा है कि अशरफ गनी लड़ाई के लिए अपनी फौज को मोटिवेट कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, कैसे उनको राशन, हथियार, सैलरी सब कुछ मिल जाए, गृह मंत्री सुनिश्चित हो, कोर कमांडर सुनिश्चित हो, ये सब कर रहे थे? सब उल्टा चल रहा था। सैनिकों की हालत ऐसी थी कि सैनिक भूखे रह रहे थे, और कोई भूखे पेट लड़ता है क्या? भूखे पेट लोग ऑफिस नहीं आते। आपके सैनिक वहां भूखे थे और वो राष्ट्रपति साहब वहां आराम से बैठे थे। और जब भूख लगी, और भूख मतलब ना सैलरी है ना खाने के लिए खाना है, तो उन लोगों ने पोस्ट छोड़नी शुरू कर दी। और फिर जुलाई के महीने में तालिबान ने शहरी सेंटर्स पर हमला शुरू कर दिया। कमांडर्स जो थे उन्होंने जवानों को ना लड़ने के लिए कह दिया कि भाई जब तुम्हारे पास खाना नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, क्या लड़ोगे? तो कमांडर्स ने कहा कि तुम छोड़ो, रहने दो, लड़ने की जरूरत नहीं है, जब राष्ट्रपति को नहीं पड़ी तो हम क्या लड़ेंगे, मरने से अच्छा छोड़ दो। ये हुआ है। अच्छा, जवानों में गुस्सा भी था, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि भाई इसी परिस्थिति में रहो, तो उन्होंने हथियार डाल दिए और तालिबान एक एक करके कब्जा करता चला गया। अब ये पूरी कहानी जो आप देखते हैं कि अशरफ गनी नाम का एक कैरेक्टर जो है, जो कि राष्ट्रपति है अशरफ गनी, वो सारी चीजें छोड़ता जा रहा है, अपनी फौज को कमजोर कर रहा है और फिर भाग जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो शक खड़ा करती हैं, और आप कहेंगे चलिए भाग गया, हो सकता है पिछली सारी बातें आपको शक करने पर मजबूर ना करती हूं, लेकिन ये भाग कैसे गया? तालिबान के राज में भागना इतना आसान नहीं है बॉस, सोचने वाली बात है। और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि अशरफ गनी का वहां से भागना अपने आप में शक खड़ा करता है। 4 गाड़ी के साथ, अकेले नहीं भागे भाई, 4 गाड़ी और वहां पर हेलीकॉप्टर में कैश भर के वो भाई वहां से निकल गए। कैसे? इतनी बड़ी रकम के साथ कैसे चले गए? तालिबान ने उन्हें रोका नहीं। अब आपको बताता हूं तालिबान का इतिहास, आपको बताता हूं। तस्वीर देखिए, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं अशरफ गनी के भागते हुए, आराम से लपेटे और निकल लिए। उधर नजीबुल्लाह की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये वो राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के जिन्हें 1996 में नजीबुल्लाह को बेरहमी से मारा था तालिबान ने। नजीबुल्लाह के अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश उन्होंने, तालिबान ने कामयाब नहीं होने दी। 4 साल नजीबुल्लाह जो उस वक्त राष्ट्रपति थे 1996 में, 4 साल तक वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के कैंप में छुप कर रहे कि किसी तरीके से तालिबान से बच जाएं, भाग नहीं पाए। तो सोचिए, जिस तालिबान ने नजीबुल्लाह को 4 साल वहां 1996 में पकड़ कर रखा, नाको चने चबा दिया और भागने नहीं दिया, कैंप से निकाल के मारा, पीट पीट कर मारा, सड़क पर घसीट कर मारा, गाड़ी में बांधकर काबुल की सड़कों पर घसीटा गया नजीबुल्लाह को, और फिर उनके शरीर के अंग काटकर मुंह में डाल दिया और लैंप पोस्ट पर टांग दिया। यह तस्वीर है। तो जो तालिबान नजीबुल्लाह के साथ यह कर रहा था, उस तालिबान ने अशरफ गनी को कहा कि जाओ भाई तुम जाओ, टाटा बाय बाय सायोनारा। यह चल रहा था। सोचिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि इतना आसान नहीं था। ये भाई साहब चले कैसे गए? तो एक कैरेक्टर आपको बताया जो सीक्रेट डील में नजर आता है, वो नाम है अशरफ गनी का। अब आपको दूसरा कैरेक्टर समझाता हूं जिसका नाम है अमेरिका। और इस भाई ने, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा हो कि भाई जिससे मेरा फायदा होता और उसको स्ट्रॉ डाल के चूस लो। कैसे ये दुनिया को धोखा देता है, कैसे वो अपने लोगों को धोखा देता है, वो आपको बताता हूं। 2019 में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी और उनके हाथ लगे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स।
जो कि बड़े ही दिलचस्प बातें बता रहे थे। और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इस देश के बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में, इसकी सोच के बारे में आपको बताते हैं। और इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में था क्या? अमेरिकी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हाथ लगे, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कहती हैं कि ये लोग अपने अफगानिस्तान में जो युद्ध की सच्चाई थी वो अपने देश से छुपा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इस बात को छुपा रहे थे कि अफगानिस्तान में युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे ये लोग, ये अपने मुल्क से छुपा रहे थे। अब आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। 2000 पेज के सीक्रेट नोट्स मिले और उन सीक्रेट नोट्स में क्या था वो जरा समझिए। जैसे इसमें अमेरिकी जनरल और डिप्लोमेट्स के नोट्स मिले, एड वर्कर्स जो वहां मदद के लिए गए थे उनके, जो अफगान अधिकारी थे उनके नोट्स मिले। कई बार होता है ना भाई, आप परेशानी में लिख देते हैं कि अरे ये तो नहीं हो पाएगा, अरे आज उसने ये कहा, वो जो डायरी टाइप का नोट होता है वो सारे नोट, और जो आप ऑफिशियली नोट्स भेजते हैं वो सब इसमें मिला। और इनसे अफगानिस्तान के हालात पूछे जा रहे थे। और ये जो नोट्स आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कैसे पुरजोर तरीके से ये पूरे सच को छुपाया जा रहा था। और 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद ये दस्तावेज मिले। इन नोट्स में किसने क्या लिखा वो आपको बताता हूं, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। डगलस ल्यूट, 3 स्टार अमेरिकी जनरल, साल 2015 में, ये भाई क्या लिखते हैं? अफगानिस्तान के बारे में हमारी बुनियादी समझ शून्य है, 0। ये 2015 में, मतलब अफगानिस्तान में अमेरिका के घुसने के 14 साल बाद भाई लिख रहा है कि हमको अफगानिस्तान 0 समझ में आ रहा है, हमें पता नहीं कि हम यहां कर क्या रहे हैं। दुनिया को ये लोग ये दिखा रहे थे कि हमने तालिबान को रोक रखा है, तालिबान को इससे लड़ रहे हैं, हम अफगानिस्तान को बचा रहे हैं। और उनका खुद का अमेरिकी जनरल कह रहा है कि हम यहां कर क्या रहे हैं भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस निष्क्रियता की हद को अगर अमेरिकी जनता जान जाए तो 2400 सैनिक ना मरते। वो 2015 में तब तक 2400 सैनिक मरे थे। कौन कहेगा कि ये सब बेकार है? ऐसे ही आपको एक और नोट दिखाता हूं। यह है जेफरी ईगर्स, पूर्व नेवी सील और व्हाइट हाउस स्टाफ, यह भी साल 2015 का नोट है। $1 ट्रिलियन खर्च करके हमें क्या मिल रहा है, ये भाई पूछ रहे हैं। क्या इस $1 ट्रिलियन का कोई मूल्य है? ये नोट्स में लिखा जा रहा है, क्योंकि इनको पता था कि हम फेल हो चुके हैं। दुनिया के सामने मेकअप करके जैसे लोग जाते हैं और अंदर, घर के अंदर मारा पीटी, एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, वैसी हालत थी कि वहां दुनिया को दिखा रहे थे कि अमेरिका ने दुनिया को बचा रखा है, अफगानिस्तान को बचा रखा है। और अंदर यह हो रहा था कि ओसामा अपनी समंदरी कब्र से हंस रहा होगा कि अफगानिस्तान पर कितना खर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इनका कहना था भाई हम 2001 में जब 9/11 हुआ तो ये घुसे ये कहकर कि भाई हम अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को ढूंढेंगे। वो कह रहा है जब मार दिया तो वहां क्या कर रहे हो, किस बात का इतना पैसा खर्च कर रहे हो? यानी अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि, अमेरिकी सरकार को पता था कि अफगानिस्तान का युद्ध वो नहीं जीतेंगे, अफगानिस्तान से कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन दुनिया को धोखा देते रहे, कि अपनी जनता को धोखा देते रहे कि जब मौका आया तब वो तालिबान से डील करके वहां से निकल गए। और तालिबान की क्रूरता में फंसा कौन? अफगानिस्तान। तो ये दूसरा कैरेक्टर है अमेरिका। और सच में कैरेक्टर है बॉस, जैसे हम कहते हैं ना गजब कैरेक्टर, वैसा गजब कैरेक्टर है अमेरिका। क्योंकि इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, इराक में क्या हो रहा है, कैसे रोज बम फटते, इनको फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल चाहिए था, तेल चाहिए था, अंदर घुसे, लूटा लाटा सब किया और निकल गए। वैसी हालत इन्होंने अफगानिस्तान की कर दी। और इसीलिए सीक्रेट डील की, क्योंकि इनको अपनी नाक भी बचानी थी। और इनको समझ में आ गया था कि ना तो वहां पर पैसा खर्च करके कुछ मिल रहा है, ना वहां पर सैनिकों की जान बच रही है। इससे अच्छा तो तालिबान को हीरो बनाओ, उनके हाथ में सरकार दे दो और फिर धीरे से निकल लो, फिर पीछे पीछे बात करेंगे। अच्छा, तालिबान के लिए ये लोग इतना ही नहीं करके गए, इन्होंने तालिबान के लिए हथियार भी छोड़ दिए। मतलब जाते जाते तालिबान को मजबूत करके चले गए। और क्या क्या हथियार छोड़े आपको बताता हूं। अगर आप तस्वीरों में देखिए, ये हथियार ये छोड़कर गए, मॉडर्न राइफल्स छोड़कर गए, सेना के वाहन छोड़कर गए। मतलब वो जो तालिबानी आप देख रहे थे साइकिल और 2 व्हीलर चलाने वाले, वो अब सेना के गाड़ियों में घूमते हैं। एयरक्राफ्ट छोड़कर गए, पता नहीं कितनों को आता होगा तालिबान में चलाने, लेकिन छोड़कर गए हैं। नाइट विजन गॉगल्स छोड़कर गए, मतलब आप रात में भी सोचिए कि तालिबानियों को धरपकड़ कर लें, वो भी नहीं होगा, नाइट विजन गॉगल है उनके पास। अमेरिकी ड्रोन, कुल 3 लाख से ज्यादा के हथियार छोड़कर गए।
और ये सब चीजें अमेरिकी सेना अफगानिस्तान, 3 लाख डॉलर की बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान सेना के लिए लाई थी, जिन पर अब तालिबान का कब्जा है। अब आप सोचिए कि ये लोग जहां से चले गए और निकल गए, इसकी तस्वीर सोचिए कि क्या हालत है वहां पर। जिन तालिबानियों के पास पहले रशियन AK-47 हुआ करते थे, अब मेड इन अमेरिका हथियार लेकर वो घूम रहे हैं। जो तालिबानी बाइक या पैदल नजर आते थे, वो अमेरिका के मॉडर्न मिलिट्री वाहन पर घूम रहे हैं। और ये भाई साहब छोड़कर चले गए सबको। तालिबान को कौन कौन से अमेरिकी हथियार मिले, वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप उसको देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तालिबान को कौन कौन से हथियार मिले। 2000 बख्तरबंद गाड़ियां मिली, जिनको अगर आप टेक्निकल टर्म में कहिए तो इनमें हमवीज यानी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल होते हैं। मतलब कमाल की तेजी से चलते हैं और बख्तरबंद है, मतलब आप उन पर सीधे अटैक नहीं कर सकते। 40 एयरक्राफ्ट ये भी अब तालिबानियों के पास है। 40 एयरक्राफ्ट, जिसमें ताकतवर हेलीकॉप्टर शामिल है। 24 तोपें छोड़कर गए हैं, अमेरिकी होवित्जर तोप जो होती है वो छोड़कर गए। अमेरिका की मैक्स प्रो, ये माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां होती है, मैक्स प्रो गाड़ियां छोड़कर चले गए, एंटी माइन गाड़ियां। मतलब आप सोचिए कि ना सिर्फ आप तालिबान का खतरा इन लोगों पर लाद कर चले गए, बल्कि उस तालिबान को मजबूत बनाकर चले गए। और अफगान सेना को अमेरिका से कितने हथियार मिले थे, वो भी इनके हाथ लगे हैं तालिबानियों के। तो 28 बिलियन डॉलर, मतलब जितना आप खर्च करने की सोच नहीं सकते कि अफगानिस्तान खर्च करता, उतने 28 बिलियन डॉलर के हथियार अफगान सेना के पास थे, जो अमेरिका से मिले थे, वो भी अब तालिबान के पास है। 208 एयरक्राफ्ट जो कि इसमें शामिल है, जिसमें से कुछ उनके हाथ लग चुके हैं, कुछ लग ही जाएंगे। 50 एयरक्राफ्ट तो अफगान पायलट लेकर भाग गए। 6 लाख सैन्य हथियार, 6 लाख, वो भी अब हाथ लग चुका है तालिबान के। 1,62,000 कम्युनिकेशन उपकरण, 16,000 नाइट विजन डिवाइस। मतलब आप सोचिए तालिबान को कितनी ताकत देकर ये अमेरिकी चले गए, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता। और अब आपको तीसरा एंगल दिखाता हूं, और उसका नाम है पाकिस्तान। मतलब आपने अशरफ गनी का एंगल देखा, अमेरिका का देखा, लेकिन इसका कैसे नहीं देखिएगा। अफगानिस्तान पर सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, जैसे फिल्म में नहीं होता कि सब एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और एक दूसरे को पीछे पीछे धोखा देते हैं और क्लाइमेक्स में पकड़े जाते हैं। तो वही समझिए कि क्लाइमेक्स चल रहा है, जो आपको आखिर में सीन दिखा रहा हूं। पाकिस्तान इसमें नंबर 1 है धोखा देने में। अमेरिका का साथ देने के नाम पर 2002 से 2018 के बीच में इस देश ने 33 अरब डॉलर ये अमेरिका से ले लिए कि भाई हम आपका साथ देंगे। जिस तालिबान को ये पाल पोस रहे थे, बड़ा बना रहे थे, उनको खत्म करने के नाम पर इन्होंने अमेरिका से आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर 33 अरब डॉलर ले लिए। और इसमें से 14.6 अरब डॉलर सीधा पाकिस्तान को मिला। इतना पैसा तो सीधा पाकिस्तान को गया, बाकी इधर उधर से गया। यानी पाकिस्तान अमेरिका के जानने और तालिबान के कब्जे के बाद कह रहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। अरे भाई, तुम यहां पैसा वसूलते रहे पहले कि हम इनको हटाने में मदद करेंगे, और जब वहां से अमेरिका छोड़ के चला गया तो इधर पैसा भी रख लिया और उधर तालिबान को हीरो भी बनाने लगे। अगर तालिबान हीरो था तो पैसा नहीं लेते ना, लेकिन बिना पैसा लिए पाकिस्तान चलेगा कैसे? और अगर करीब 2,45,000 करोड़ रुपया बनता है ये 33 अरब डॉलर, 2,45,000 करोड़ रुपया ये भी ले लिया, और उधर अब तालिबान को हीरो बता रहा है। तालिबान की सरकार के लिए पाकिस्तान में इंटरव्यू चल रहा है कि किसको क्या बनाना है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि आज बहुत तुम खुश हो रहे हो भाई कि अरे मेरी जेब में पैसा भी आ गया और इधर तालिबान भी मिल गया, अब हम इंडिया को देखो कैसे सबक सिखाएंगे। लेकिन अभी इसको भाई को पता ही नहीं। एक दिन आपको मैंने बताया था कि कैसे वहां जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो मजबूत होंगे, और अगर तालिबान में ये जो शरिया कानून है, अगर ये तेजी से बढ़ता है और ये लागू हो पाता है,
तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी नहीं बैठे हैं? पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी यही चाहेंगे कि शरिया कानून वहां भी लागू हो जाए। और पाकिस्तान में करीब 36,000 बड़े मदरसे हैं वहां पर, जो दिन भर यही दिमाग में भरते हैं कि बस शरिया कानून लागू कर दो। अभी तो चल नहीं पा रहा। और करीब 40,000 जो आतंकवादी पाकिस्तान में है, एक एस्टिमेट है 40,000 आतंकवादी, उनके दिमाग में यह भरा जा चुका है। वो तो भाई टिक टिक करता हुआ बम है। उनको जिस दिन बोला जाएगा कि हमको भी शरिया कानून लाना है, ये जरूरी है, इस्लाम को आगे बढ़ाना है, वो पाकिस्तान में ही ठोका ठोकी शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल वाले हैं और इतना आसान होता भी नहीं। क्या होता है कि आप जब दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं और सोचते हैं कि वाह कितना बढ़िया हो गया, तो वो बढ़िया हमेशा के लिए नहीं रहता। और इसीलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि सिर्फ उन तस्वीरों को देखकर निकल मत जाइए। आपको समझना चाहिए कि कैसे आज एक एक चीज, वो छोटा बच्चा जो तार के ऊपर से उधर भेजा जा रहा है, वो जो बच्चियां तड़प रही हैं, महिलाएं तड़प रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, कोई प्लेन से लटक कर भाग जाना चाहता है, उन सब के पीछे, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे एक एक कैरेक्टर कौन है। तो अफगानिस्तान की क्लास में इतना ही। अब आपको हिस्ट्री की क्लास में लिए चलता हूं और जरा सोमनाथ मंदिर के बारे में बताता हूं। पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास लगाने का वक्त है और हिस्ट्री की इस क्लास में आज सोमनाथ मंदिर का चैप्टर खोलने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स वहां पर उन्होंने दिए हैं सोमनाथ के लिए, उसमें सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र दर्शन पैदल पथ, दूसरा प्रोजेक्ट है कि सोमनाथ मंदिर का प्रदर्शनी केंद्र बनेगा, तीसरा प्रोजेक्ट है कि नया अहिल्याबाई होलकर मंदिर, और चौथा प्रोजेक्ट है श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला। तो उसमें धार्मिक एंगल तो है ही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि तीसरी लहर अगर कोरोना की नहीं आती है तो अपना टूरिज्म भी बढ़ना चाहिए, उस लिहाज से भी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब इन सब के बारे में जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पार्वती मंदिर और दूसरी चीजें और जो पूरे प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। सोमनाथ मंदिर के पीछे वॉकवे का निर्माण किया गया है और इसकी लागत 45 करोड़ रुपए आई है। ये वो वॉकवे है। अब आप सोचिए कि इधर समुद्र है, इधर सोमनाथ का मंदिर आपको नजर आ रहा है और ये पूरा वॉकवे है। अब आप खूबसूरती के साथ चले जा रहे हैं, हवा जाए जाए लग रही है और परिवार के साथ जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, इधर इधर खूबसूरती, उधर खूबसूरती, इधर यहां आप गार्डन देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, इधर शंखनाद है, उधर समंदर है और 45 करोड़ रुपए के लागत से बना है। इसकी लंबाई 1.48 किलोमीटर है। मतलब अगर 2 बार टहल लिए तो 3 किलोमीटर का वॉक अलग हो गया। जो इधर खाएंगे वो सब पच जाएगा। मंदिर और समुद्र का शानदार नजारा दिखेगा। मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह घुमावदार है, लेकिन इसका अपना मजा है। अच्छा, इसके बाद क्या है? सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर। यह मंदिर के प्राचीन अवशेष यहां पर रखे गए हैं। लोग सोमनाथ मंदिर के इतिहास को जानना चाहते हैं तो वो यहां जाकर देख सकते हैं। जो नहीं जा सकते हैं वो थोड़ा देर रुकिए, अभी मैं बता दूंगा। तो वहां जाइएगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो अभी मैं बताने ही वाला हूं। वहां और बेहतर ढंग से नजर आएगा। इसके बाद है तीसरा, अहिल्याबाई मंदिर का जीर्णोद्धार का काम किया गया, मतलब इसको रिपेयर किया गया। यह 1783 का मंदिर है और यह मंदिर इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 3.5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार हुआ है, मतलब एक बार फिर से रेनोवेट किया गया है और कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। चौथी चीज, पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। सफेद संगमरमर से तैयार होगा और पहली ऐसी जगह होगी जहां भगवान शिव के सामने माता पार्वती का मंदिर होगा। तो इधर शिव जी का मंदिर और सामने माता पार्वती का मंदिर। तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए बहुत ही मतलब विहंगम दृश्य होगा। उधर समुद्र, इधर ईश्वर और फिर प्रकृति। लेकिन सोमनाथ मंदिर के बारे में आपसे वादा कर रहा था कि आपको बताऊंगा। हिस्ट्री की चैप्टर खोली है तो जरा उसमें भी आपको पता चलना चाहिए। और इसलिए कहता हूं ना कि फैमिली शो है, बच्चे भी पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि सोमनाथ मंदिर है क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जिस सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बता रहा हूं, इसका इतिहास बहुत जबरदस्त है और वो इसलिए जबरदस्त है कि सोमनाथ मंदिर में, जिसको अभी आप देख रहे थे, 17 बार हमले हुए। 17 बार। इसमें सबसे बड़ा हमला तुर्क हमलावर था महमूद गजनवी।
जिसका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। आक्रांता था, इसने किया था, तुर्क का था, तुर्किस्तान तुर्क से आया था। 1026 साल 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया और एक साथ 5000 हमलावर लेकर आया था ताकि मंदिर में लूट मचा सके और इसको नष्ट कर सके। मंदिर को नष्ट किया गया था, मंदिर का खजाना लूटा गया, हजारों लोगों का कत्ल किया गया। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने फिर से पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर दूसरे हमले यानी 1297 में एक हमला हुआ, 1026 में, फिर हुआ 1297 में। अलाउद्दीन खिलजी आया। खिलजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसी का सेनापति। खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने हमला किया। तो खिलजी का नुसरत खान जो इसका सेनापति था, उसने हमला किया। और 1395 में, अब इसके बाद आप देखिए 1395, मतलब हमलों की कोई सीमा ही नहीं, जो आ रहा है वो हमला करके जा रहा, बना रहे हैं, हमला हो रहा है। मुजफ्फर शाह ने मंदिर तोड़ा 1395 में। मुजफ्फर शाह, इसने हमला किया, इसने तोड़ दिया। जो आ रहा था ऐसा लग रहा था दुश्मनी है, लूटो और तोड़ो। 1412 में इसके बाद अहमद शाह ने, उसने लूट मचाई, उसने तोड़फोड़ मचाई, अहमद शाह। फिर 1665 में, आप देखते जाइए एक मंदिर ने क्या क्या सहा है। औरंगजेब आया, उसने मंदिर तोड़वा दिया। एक मंदिर के पीछे कितने लोग पड़े थे सोचिए। औरंगजेब के काल में 2 बार, एक बार नहीं 2 बार बना तोड़ा वाला हिसाब था। यह है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर को इतिहास में बार बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह कोशिश नाकाम हुई। इसका पुनर्निर्माण किया गया और आज प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप किसी को आतंक से कुचल नहीं सकते। जितनी बार सोमनाथ मंदिर को दबाया गया, तोड़ा गया, वो उतनी बार खड़ा हुआ। आज सोमनाथ मंदिर जिस रूप में है, उसकी आधारशिला आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी, यानी 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर गए थे और मंदिर की हालत देखकर उनको काफी दुख हुआ था। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया। फिर आई 13 नवंबर को वो गए थे, वो आपको बता रहा हूं। फिर 15 मार्च 1950 को ट्रस्ट ने काम शुरू किया और 11 मई 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है, वो भी अगर आपको सुना सकूं, कि सोमनाथ मंदिर के हिस्ट्री का चैप्टर जब खोला ही है तो ये किस्सा भी आपको सुन लेना चाहिए। 11 मई 1951 को देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर गए और उस समय सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को इस कार्यक्रम में शामिल होने जाना था, आमंत्रण मिला हुआ था, तो बोले ठीक है मैं जाऊंगा।
लेकिन देश के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाइए, आप राष्ट्रपति हैं, आप इस कार्यक्रम में जाएंगे ठीक नहीं लगता है, धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, संदेश ठीक नहीं जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू को लगा। तो मशहूर पत्रकार दुर्गादास अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू जी की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा था कि मैं अपने धर्म में विश्वास करता हूं और अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकता। तो वहां से शुरू होकर फिर जाकर 2014 में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म से अलग नहीं कर सकता। बाकी बीच में तो जो चला सो चला। खैर, अब हम पाठशाला में टेक्नोलॉजी की क्लास में आपको लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे अब बहुत सारे ऐसे काम जो आपको मन नहीं करता कि कौन करे यार, वो करने वाला आ गया है। लेकिन उससे मिलवाऊंगा इस ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब टेक्नोलॉजी की क्लास का वक्त है, लेकिन ये क्लास लगाऊं उससे पहले आपको जल्दी से हेडलाइन दिखा देता हूं। विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक में सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बनी रणनीति। सोनिया गांधी ने कहा निजी फायदे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए एक होना होगा। पीएम मोदी का आतंकवाद पर करारा प्रहार, कहा आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। सोमनाथ मंदिर को 4 योजनाओं की सौगात दी। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी, 4 गिरफ्तार, 10 संदिग्ध के खिलाफ राजद्रोह और अशांति फैलाने का मामला दर्ज। पाकिस्तान का तालिबान कनेक्शन सामने आया। अफगानिस्तान के दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। अल जजीरा के मुताबिक इस रविवार काबुल का दौरा। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी के विवादित पोस्ट को हटाया। राहुल ने दिल्ली रेप पीड़ित के परिवार की पहचान उजागर करने वाला पोस्ट किया था। यूपी चुनाव से पहले बड़ा सदस्यता अभियान चलाएगी बीजेपी। 23 अगस्त से 2 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। बिहार में लालू के दोनों लाल में खींचतान खुलकर आई सामने। तेजस्वी से नहीं मिल पाने पर भड़के तेज प्रताप। तेजस्वी ने कहा अनुशासन बहुत जरूरी है। जायडस कैडिला वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दी। बच्चों को भी लगाई जा सकेगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद। 200 नक्सलियों ने आईटीबीपी की टीम पर हमला किया। जवानों के हथियार भी साथ ले गए नक्सली। और राजस्थान के जालौर में एक निर्माणाधीन ग्रेनाइड फैक्ट्री में हादसा, मिट्टी ढहने से 5 लोगों की मौत। In association with Sunflame Home Appliances designed for perfection, Sunflame the clear choice. In association with Germ Off Surface Cleaner, germs off, fragrance on. और अब पाठशाला में टेक्नोलॉजी की क्लास लगाने का वक्त है। इस क्लास में ह्यूमन रोबोट की बात करेंगे जो चुटकियों में आपके सारे काम कर देगा। अब कैसे करेगा ये बताने के लिए इस क्लास शुरू करते हैं। दरअसल जब मैं और ये पाठशाला की टीम हम लोग मिलकर ये बना रहे थे कि इसको एक ऐसा रोबोट आ रहा है जो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सनल असिस्टेंट होगा और आपके हर ऑर्डर को पूरा करेगा। आपको जो काम बहुत उबाऊ लगता है, बोरिंग लगता है, अब जैसे ये पेन गिर जाए और मैं कहूँ यार कोई तो उठा दो, मैं इतना आलसी हूँ, या घर में नहीं, जैसे छोटा, अब जैसे मैं जॉइंट फैमिली में था, छोटा था तो हर काम मेरे हिस्से आता था। जाओ गेट बंद कर दो, जाओ पानी लेकर आओ, जाओ थोड़ा ये कर दो। तो वो छोटा वाला जो बच्चा होता है उसको बचाने वाला कोई आ गया, एक तरीके से कह लीजिए। जैसे बेल बजने पर घर का गेट खोलना है, बेड से उठकर फैन बंद करना है, एसी चलाना है, रिमोट देना है, ये सब अब एक ह्यूमन रोबोट करेगा। और ये ह्यूमन रोबोट कैसे करेगा वो आपको दिखाने से पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं इस रोबोट की। अमेरिका की मशहूर कंपनी टेस्ला ये रोबोट बना रही है और इसका नाम जो है उसका नाम रखा गया है टेस्ला बोट। अगले साल तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत काम करती है, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा है कि जो भी रोबोट बन रहा है वो बहुत फ्रेंडली होगा, दोस्ताना होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी उसको यूज करने में, और वो इंसान को ओवर पावर नहीं करेगा। जो कई बार लगता है ना, जो फिल्मों में देखते हैं कि रोबोट आया, काम करते करते फिर हम पर ही हावी हो गया, वो चीज नहीं होगी, ये वो दावा कर रहा है। लेकिन ये ह्यूमन रोबोट जिसको हम कह रहे हैं टेस्ला वाला, ये काम कैसे करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये काम कैसे कैसे करेगा वो आपको बताता हूं। पहला काम तो करेगा जो आपके लिए सुरक्षित नहीं है,
मतलब जिसमें खतरा हो सकता है, वो काम आप इसको बोलो कि भाई तुम कर लो, तुम मर गए तो हम दूसरा ला सकते हैं, तुम फूट गए तो रिपेयर करा सकते हैं, मेरा कोई हिसाब नहीं है। तो सुरक्षित नहीं है जो काम, वो काम ये रोबोट करेगा। अच्छा, वो काम जो आप बार बार दोहराते हैं, बार बार आपको करना पड़ता है, अब वो सारे काम अब इसको कहो कि भाई तू कर ले, मेरे बस का नहीं है, तुम ही कर लो, मुझे क्यों डालते हो इन सब में। तो आपका पर्सनल असिस्टेंट टाइप सोच लीजिए। अच्छा, फिर वो काम जो आपको लगता है बहुत ही बोरिंग काम है, जैसे आपके घर में आपको कह दिया कि जाओ सब्जी लेके आओ, अब कौन सब्जी लेने जाए, या एक काम करो बिजली का बिल भर दो। अब आप सोचिए वो क्या दिन होंगे जब बिजली बिल के लाइन में सारे जो है ऐसे रोबोट खड़े होंगे, तो कोई उनसे ये भी नहीं कह सकता कि भाई पेन है क्या, तो मांगेंगे तो एक दूसरे को थोड़ी देंगे। तो आपका जिसमें मन नहीं लगता वो सारा काम ये रोबोट करेगा। अच्छा, गाड़ी में जैसे बोर्ड लगाने से लेकर राशन की दुकान से जो कह रहा था कि सामान लाना है, ये सब कर देगा। अच्छा, 10 किलो तक का सामान उठा देगा। अब आप ये सोचिएगा कि पूरा बोरा इस पे लाद दिए, वो नहीं चलेगा, 10 किलो तक का सामान उठाएगा। और इसमें है क्या कि इसमें अपना टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कंप्यूटर लगा हुआ है, ऑटो पायलट कैमरे लगे हुए हैं, एआई टूल्स का इस्तेमाल होगा। तो मतलब ये अपने आप में सफिशिएंट होगा, जैसे आप देख रहे हैं बाहर में, वैसा ये सब देख रहा होगा और कर रहा होगा। अच्छा, इसके नाम से जाहिर है कि इंसानों की तरह काम करेगा। रोबोट का कोड नेम जो है वो रखा गया है ऑप्टिमस। एक तो जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो नाम है वो तो है ही, और ये कोड नेम है। एक भाई को यहीं खड़ा कर दिया, हमारे ग्राफिक्स वाले भाई ने एक यहां खड़ा कर दिया है। तो इसकी आपको स्थिति बताता हूं। इसकी हाइट होगी, इसकी हाइट जो होगी वो करीब 5 फुट 8 इंच होगी। तो इसमें आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा ये लगता रहेगा जीवन भर कि मैं 6 फीट का होता तो और खूबसूरत दिख सकता था, जैसे इस देश में बहुतों को लगता है। लेकिन 5 फुट 8 इंच इसलिए रखा है क्योंकि भारत में, एशियन कॉन्टिनेंट में लोगों की हाइट जो है वो करीबन इतनी होती है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इससे मालिक को चिंता ना हो कि यार ये तो मेरे से भी लंबा है, वो नहीं होगा। अच्छा, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन करीब होगा 125 पाउंड, मतलब 56 केजी। तो स्लिम ट्रिम होगा, आपको इंस्पायर करेगा कि आप भी इसकी तरह थोड़ा पतला दुबला दिखें। और पतला दुबला रहेगा तो काम कराने में मजा भी आता है कि कर देगा। बहुत ज्यादा हेवी वेट होगा तो लगेगा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। स्पीड इसकी इतनी जो है वो 5 मील प्रति घंटे, यानी 8 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा। तो बहुत दूर जो सोचिएगा कि बहुत दूर भेज दें और वहां से सामान लेकर जल्दी आए, उतना तेज नहीं चलेगा। 8 किलोमीटर पूरे घंटे में चलेगा। तो आस पड़ोस में जो परचून की दुकान है वहीं तक भेजिएगा, ज्यादा दूर मत भेजिएगा। अच्छा, इसको अगर आप देख भी रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि रोबोट के हाथ इंसानों जैसे, चेहरा इंसानों जैसा लग रहा है। चेहरा तो हालांकि बहुत काला है, अब इसको तो गोरा भी नहीं कर सकते, लेकिन है, मतलब ऐसी स्थिति है। स्पीड करीबन उतनी है जितनी इंसानों की होती है, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, सिर पर ऑटो पायलट कैप लगा हुआ होगा, कैमरे लगे हुए होंगे, तो वो देखते रहेंगे कि कौन कहां से आ रहा है। FSD कंप्यूटर भी लगा हुआ है। रोबोट पूरी तरह से ह्यूमन फ्रेंडली होगा। अच्छा, टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो ड्राइवरलेस कार है वो पहले बना चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भरोसा नहीं होगा कि पता नहीं क्या बना कर दे देंगे, उनका अनुभव है इसमें। और ये ड्राइवरलेस कार कैसे चलती है वो आपको दिखाता हूं या बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है ये ड्राइवरलेस कार। और ऑटो पायलट मोड में अगर आप ये देखिएगा कि इसमें भाई के जो दोनों हाथ आपको दिख रहे हैं, ये दोनों उसके घुटनों पर हैं और ये स्टीयरिंग घूम रही है। तो ये ऑटो पायलट मोड में चल रहा है और ये लाइव चल रहा है, तो ये इस हिसाब से चल रहा है। और सैटेलाइट से सिग्नल इमेजेस लेकर, और कितनी तेजी से ये होता होगा सोचिए। तो कितनी कमाल की बात है कि इसी तरीके से जैसे ड्राइवरलेस कार आ गई, वैसे ही आपके लिए जो है वो एक असिस्टेंट टाइप कोई आ जाएगा रोबोट, और वो आपके सारे काम कर देगा। और सोचिए वो दिन कितना कमाल का होगा जब इसी पाठशाला में कोई रोबोट आपको न्यूज़ पढ़ा रहा होगा। मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अभी तो है, तो सोमवार को मिलेंगे। नमस्कार।